वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट और आज के टॉपिक में हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन के इकोनॉमिक आइडियाज़ के बारे में। अमर्त्य सेन के इकोनॉमिक आइडियाज़ के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इन्होंने अपने इकोनॉमिक आइडिया में जो बताया वो है पॉवर्टी और फैमाइन के बारे में। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है कंट्री की और इसके बारे में इन्होंने बताया कि इसका सॉल्यूशन कैसे हो और किस तरीके से इसके रीज़न क्या है, क्या कारण है। सेन आइडेंटिफाइड वेरियस कॉजेस दैट लीड टू डिफरेंट फैमाइन्स एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट डिक्लाइन इन एग्रीगेट फूड अवेलेबिलिटी इज नॉट द प्राइमरी कॉज। अगर इन्होंने देखा है, इस पॉइंट पे बता रखा है इन्होंने कि एक तरीके से फूड की जो अवेलेबिलिटी की जो डिक्लाइन है, यानी कि फूड अवेलेबल नहीं हो रहा, फेमाइन जो हो रहा है कंट्री के अंदर, या फिर बीमारियां फैल रही है एपिडेमिक के टाइम पे, कंट्री के अंदर रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं हो पाते, या फिर कंट्री के अंदर एक तरीके से पोवर्टी जो बढ़ रही है, वो फूड की ना होना या फूड की अवेलेबिलिटी ना होना वो एक मेन कारण नहीं है। मेन कारण क्या है इन्होंने बताया, इन इक्वलिटी के बारे में। इन इक्वलिटी कंट्री के अंदर मेन कारण है। जो हेड काउंट रेशियो है, हेड काउंट रेशियो यानी कि नंबर ऑफ़ पुअर अकॉर्डिंग टू टोटल पॉपुलेशन, तो वो चीज़ इन्होंने एक सबसे ज़्यादा इन्होंने चिंताजनक बताई है कि हेड काउंट रेशियो का बढ़ना, कंट्री में नंबर ऑफ़ पुअर लोगों का बढ़ना बहुत चिंताजनक है। और ये फूड की अवेलेबिलिटी ना होना, रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी ना होना इसका मेन रीज़न नहीं है। इसके कुछ फैक्टर्स है, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट इनके द्वारा बताया गया है, जैसे कि इलिटरेसी, जैसे कि बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्रीज़ का ना होना, कुछ इन्होंने आइडेंटिफाई कॉज करे हैं। तो सबसे पहले इन्होंने बता रखा है कि अलग अलग कॉजेस है, लेकिन इसमें प्राइमरी कॉज अगर देखा जाए, फूड अवेलेबिलिटी भी ना होना एक कारण है, बट इन्होंने प्राइमरी कॉजेस को नहीं बताया। He relates that head count ratio of poverty to the measure of inequality of deprivation of people below the poverty line। और इस चीज़ का इन्होंने बता रखा है कि हेड काउंट रेशियो का बढ़ना, नंबर ऑफ़ पुअर का बढ़ना टोटल पॉपुलेशन में एक चिंताजनक कंट्री के अंदर प्रॉब्लम है। He examined various meaning of poverty and drew attention to incident of absolute and relative deprivation। कंट्री में दो तरह की पॉवर्टी देखी गई है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, एक रिलेटिव पॉवर्टी। ये एक मेन कारण है और ज़्यादातर हमारी कंट्री में जैसे एब्सोल्यूट पॉवर्टी से ज़्यादा रिलेटिव पॉवर्टी देखी जा रही है। अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग जगह पॉवर्टी का जो रेशियो है, हेड काउंट रेशियो है, वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। Sen's theory led to controversy on whether food availability decline was not a cause of Bengal famine। इसी एक एग्जांपल को दे रखा है इन्होंने, बंगाल का एग्जांपल दे रखा है कि अगर बंगाल के अंदर जो फेमाइन आया था, बंगाल के अंदर जो सूखा आया था, बंगाल के अंदर जो भुखमरी हुई थी, उसका मेन कारण फूड अवेलेबिलिटी ना होना ये तो नहीं है, बल्कि अनएम्प्लॉयमेंट, इलिटरेसी, रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज़ ना होना और रिच और पुअर में डिफरेंस बढ़ना भी एक बंगाल के अंदर फेमाइन का मेन कारण है। और सबसे ज़्यादा बंगाल के अंदर अगर देखा जाए तो केस के अकॉर्डिंग, बंगाल के जो केस है उसके अकॉर्डिंग बताया गया है कि बंगाल में फेमाइन की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी। इस कारण से यहाँ पे बंगाल के अंदर पॉवर्टी बढ़ी है। तो बंगाल का जो केस है वो उसमें ये बता रखा है, एक तो बैगर्स की जो संख्या है वो भी ज़्यादा है बंगाल के अंदर, और फूड अवेलेबिलिटी ना होना एक मेन रीज़न नहीं है। इसके साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट, इलिटरेसी और मेल न्यूट्रिशन वगैरह वगैरह अलग अलग, और लैक ऑफ फैसिलिटी, लैक ऑफ रिसोर्सेज, ये अलग अलग जो है ये फैक्टर भी पाए गए हैं। The two factors which he has highlighted are adverse effect on the poor to the steep rise in price due to इन्फ्लेशन ऑफ करेंसी बाय द गवर्नमेंट। एक इन्फ्लेशन, महंगाई भी बता रखा है कि जब गवर्नमेंट करेंसी ली जाती है, एक्स्ट्रा ज़्यादा करेंसी इशू कर देती है तो महंगाई बढ़ जाती है। एक ये कारण भी पुअर के ऊपर बता रखा है, ये पुअर पे एडवर्स इफेक्ट डालता है, क्योंकि जब चीज़ें महंगी होगी तो उनके इनकम के अकॉर्डिंग या पुअर के अकॉर्डिंग चीज़ नहीं मिलना, पुअर को ना मिलना, एक तरीके से पुअर को और पुअर बनाना भी करता है। तो एक तरीके से इन्फ्लेशन जब बढ़ता है तो इन्फ्लेशन भी एक मेन रीज़न है जो कंट्री के अंदर पुअर के ऊपर बुरा प्रभाव डालता है या फिर एडवर्स इफेक्ट डालता है। एंड रिडक्शन इन मार्केट सप्लाईज ड्यू टू स्पेकुलेटिव होर्डिंग विच ऑल्सो हेल्प द बूस्ट प्राइसेस फर्दर।
और एक तरीके से प्राइस बढ़ना स्पेकुलेशन की वजह से मार्केट में, ये एक मेन रीज़न जो है, इन्होंने अदर रीज़न को ही मेन रीज़न के रूप में लेकर आया है अमर्त्य सेन पॉवर्टी के, और इन्हीं को बताया कि पॉवर्टी का मेन कारण है। सेन disputes this thesis the aggregate food decline was a chief factor causing the famine। एग्रीगेट फूड के ऊपर इन्होंने अपना आर्ग्यूमेंट भी दिया है कि फूड डिक्लाइन जो मेन कारण मानते हैं लोग, जो मेन कारण मानते हैं कि फूड डिक्लाइन की वजह से कंट्री के अंदर पोवर्टी है, उसके अगेंस्ट उन्होंने अपनी बात रखी है और अदर फैक्टर्स को ही मेन फैक्टर के रूप में लेकर आया। जो भुखमरी फैली कंट्री के अंदर, जो कंट्री के अंदर पोवर्टी फैली है, जो हेड काउंट रेशो बढ़ा है नंबर ऑफ पुअर्स का, तो वो चीज़ों का जो रीज़न है वो इन्होंने मेन ना रखा है, सेकेंडरी कॉज बताया है फूड को, कि फूड डिक्लाइन सेकेंडरी कॉज है, बाकी प्राइमरी कॉज जो हमने पढ़े वो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट और इलिटरेसी और बैकवर्ड एरिया में सेटअप ना होना, रिसोर्सेज की कमी, ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई है। द नोबल कमिटी हैज़ करेक्टली अप्रिशिएटेड सेन as analysis of the mechanism of famine, which is important itself irrespective of the controversy concerning empirical causes of the famine। और जो सेन की बात है, जो इनका आर्ग्यूमेंट है अमर्त्य सेन का, इसको नोबल कमेटी ने भी करेक्ट बताया है और एक इम्पॉर्टेंट बताया है इन द कॉसेस ऑफ फेमाइन और पॉवर्टी में, और इनको नोबल कमेटी की तरफ से अवार्ड भी दिए गए। सेकंड, इनका इकोनॉमिक आइडिया है पॉवर्टी और इनइक्वलिटी। इनमें इन्होंने रिलेशनशिप बताया। इन्होंने बताया कि अगर पॉवर्टी का मेन रीज़न क्या है, वो है इनइक्वलिटी। इन्होंने इस चीज़ के बीच में बताया कि जितना ज़्यादा इनइक्वलिटी बढ़ेगी उतना कंट्री में पॉवर्टी बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहेगा। तो इस चीज़ को इन्होंने मेन एक तरीके से कारण बताया। सेन हैज़ कैरिड आउट मैसिव वर्क ऑन पॉवर्टी एंड इनइक्वलिटी इन इंडिया। सेन्स मेजर पॉइंट हैज़ बीन द गैप सिंप्लिसिटी अप्रोच विल नॉट डू। इसी चीज़ के ऊपर इन्होंने बहुत ज़्यादा काम करा है। इन्होंने डेटा रिसर्च करी तो उसके ऊपर बताया कि पॉवर्टी और इनइक्वलिटी में एक रिलेशनशिप है। जितनी ज़्यादा इनइक्वलिटी बढ़ेगी, जितना ज़्यादा गैप बढ़ेगा रिच और पुअर में, उतना यहाँ पे पॉवर्टी बढ़ेगी। ये एक तरीके से इम्पॉर्टेंट बताया इन्होंने। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कंजम्पशन अमंग द पर्सन बिलो द पॉवर्टी लाइन is to be taken into account. One has to be assumed initial distribution below poverty line would remain more and less unchanged। वही डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में इनइक्वलिटी, कंजम्पशन ज़्यादा ना होना और इनकम की इनइक्वलिटी, रिच और पुअर में डिफरेंस बढ़ना, और डिस्ट्रीब्यूशन जो बताया इन्होंने, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रेंट, ये जितनी भी चीज़ें हैं डिस्ट्रीब्यूशन की, वो सारी एक तरीके से इनइक्वलिटी कैटेगरी में आ चुकी है और पॉवर्टी लाइन के डिफरेंस को पैदा कर रही है, बीपीएल और एपीएल के लोग के डिफरेंस को पैदा कर रही है। ये एक मेन रीज़न इन्होंने बताया कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में इनइक्वलिटी रखना सेम क्लास के कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लिए, यहाँ पे बहुत चीज़ें इन्होंने पॉवर्टी के कारण से जोड़ा है। Same measure is sensitive to changes in distribution of parameter in poverty line group, changes in price index, wage goods, changes in relative price of wage good due to productivity changes in latter etc। ये सारे इन्होंने ये डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर बताया पॉवर्टी लाइन ग्रुप के। प्राइस इंडेक्स में चेंजेस होना, अलग अलग प्राइस पे देना एक ही गुड्स को, पुअर को अलग और रिच को अलग, रिलेटिव प्राइस इंडेक्स को चेंज करना, वेज गुड चेंज करना, ये सारे इन्होंने चीज़ों को मेज़र करा है और इनको सही करने की बात इन्होंने कही है। सेनस व्यू डेट कॉज द पॉवर्टी इन इंडिया, इलिटरेसी, पुअर हेल्थ केयर, अनएम्प्लॉयमेंट, ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें इन्होंने बता रखे हैं। और मेन कारण ये भी है पॉवर्टी का, इलिटरेसी, पुअर हेल्थ केयर, अनएम्प्लॉयमेंट और ख़राब एडमिनिस्ट्रेशन, ख़राब गवर्नमेंट संचालन और स्टेट के द्वारा ढंग से काम ना करना पुअर के लिए, ये सारी चीज़ें इन्होंने बता रखी है। An illiterate person can hardly engage himself in production or in service. He is unaware of modern means of livelihood. Sen has suggested a removal of illiteracy, malnutrition, unemployment with an
स्पेसिफिक टाइम पीरियड। और इसी चीज़ को लेके इन्होंने अपनी बात रखी कि इलिटरेट पर्सन को अपनी ज़िंदगी जो है जीनी पड़ती है वो बहुत मुश्किल तरीके से जीनी पड़ती है। वो ना ढंग से सर्विस कर पाता, ना प्रोडक्शन लाइफ में बिजनेस ढंग से कर पाता, ना प्रोडक्शन एक्टिविटी कर पाता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं होता कि मॉडर्न लिवलीहुड यानी कि जीवन कैसे चलाया जाए आज के टाइम में। तो इन्होंने सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये बताया कि इन चीज़ों को रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। इलिटरेसी, मेल न्यूट्रिशन, अनएम्प्लॉयमेंट, अगर इनको रिमूव कर दिया गया कि स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, तो इनइक्वलिटी ख़त्म होगी और पॉवर्टी का जो रेशियो है वो भी कम होगा कंट्री में। He found that unequal distribution of wealth, income, concentration of wealth in fewer hands, illiteracy were cause of support in countries like India. तो एक वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर ना होना, अनइक्वल वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन होना, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होगा अनइक्वल तरीके से, और मोर कंसंट्रेशन यहाँ पे कुछ ही लोग रिच सेक्टर के ऊपर देना, पुअर सेक्टर के ऊपर ना देना, और इलिटरेसी जैसे मेन कारण इंडिया में बताए इन्होंने पॉवर्टी के। और इन्हीं कारणों से इंडिया में पॉवर्टी को जो स्पीड है, जो गति है, वो तेज़ी से बढ़ रही है। तो इन्होंने इन चीज़ों पे ध्यान देने की बात कही है कि कंट्री के अंदर पॉवर्टी को अगर मिटाना है तो इन चीज़ों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इन इंडियन सिस्टम वुमेन मेंबर्स ऑफ ए फैमिली आर डिप्राइव्ड सफिशिएंट फूड, मेडिकल फैसिलिटी एक्सेट्रा। वुमेन मेंबर को भी ध्यान में रखना और इन चीज़ों को जो भी चीज़ें चाहिए इनको बेसिक वो प्रोवाइड करवाना, जैसे फूड सफिशिएंट रूप में देना, मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करना। फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑफ डेथ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फेमाइन ही फाउंड दैट अमंग द विक्टिम्स नंबर ऑफ वुमेन सरपास्ड द मेल काउंटर पार्ट्स। और इन्होंने बताया कि फेमाइन के टाइम में वुमेन की ज़्यादा डेथ हुई है मेल के कंपैरिजन में। तो एक तरीके से यहाँ पे इन लोगों का ध्यान रखने की इन्होंने भी बात बताई है कि कंट्री में अगर इकोनॉमिक ग्रोथ करना तो इनको भी देखना ज़रूरी है, क्योंकि एक सपोर्टिव एलिमेंट के रूप में वुमेन और फीमेल का रोल रहता है। और ऐसा ही हुआ था कंट्री में कि फैमाइन के टाइम में, भुखमरी के टाइम में, कंट्री के अंदर सूखे के टाइम में, महामारी के टाइम में वुमेन और फीमेल चिल्ड्रन ही ज़्यादा मारे जाते हैं। ये पुराने हमारी कंट्री के डेटा के अकॉर्डिंग बताया गया है। इसके बाद इन्होंने बता रखा है कंसेप्ट ऑफ कैपेबिलिटी। कंसेप्ट ऑफ कैपेबिलिटी में बता रखा है कि अच्छा एक इंडेक्स होना चाहिए कंट्री में कि जिससे लोग कमोडिटी और यूटिलिटीज़ का प्रॉपर यूज़ कर सके, लोग रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज़ कर सके और इससे अपना वेलफेयर कर सके और वेलबींग कर सके। तो एक चीज़ इन्होंने बताई है कि कमोडिटी और सर्विसेज और रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज़ होना चाहिए, जिससे लोग अपनी कैपेबिलिटी बढ़ा सके और अपना वेलफेयर यानी अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ा सके। इस चीज़ के ऊपर इन्होंने जोर दिया है कंसेप्ट ऑफ कैपेबिलिटी में। कैपेबिलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग इन हिज इज ability of functioning different capacity in society enabled to achieving opponent or the constitution of his well-being। सब लोगों की अलग अलग कैपेबिलिटी बताई है, एक एरिया में रहने वाले पुअर व्यक्ति की, एक मिडिल क्लास में रहने वाले व्यक्ति की और एक रिच सेक्टर में रहने वाले व्यक्ति के, सबके वेल बीइंग के इन्होंने अलग अलग कंसेप्ट बताया। और उन कंसेप्ट में इन्होंने यही बताया कि सबकी अलग अलग कैपेसिटी है सोसाइटी में, उन कैपेसिटी में सबकी अलग अलग एबिलिटी है और सबके अलग अलग ऑब्जेक्टिव है, सबके अलग अलग वेल बीइंग का एक क्राइटेरिया है। उस वेल बीइंग के क्राइटेरिया को अचीव करना इन्होंने कैपेबिलिटी में बताया कि जितने भी लोग हैं सोसाइटी के या कंप्लीट सोसाइटी, उनको अपने इन्वायरमेंट को लेकर, अपनी फ्रीडम को लेकर, अपनी चॉइस एंड एबिलिटी को लेकर एक तरीके से वेल बीइंग के ऊपर काम करना चाहिए रिसोर्सेज का यूज़ करके। कैपेबिलिटीज़ इंक्लूड एन एनवायरनमेंट ऑफ फ्रीडम ऑफ चॉइस एंड एबिलिटी टू मेक यूज़ वेरियस फ्रीडम। एक तरीके से फ्रीडम ऑफ चॉइस की बात करी है। और कैपेबिलिटी में इन्होंने ये बताया कि अगर कैपेबिलिटी का मतलब यही है कि रिसोर्सेज का मेनली प्रॉपर यूज़ करना और अपने वेल बीइंग के लिए यूज़ करना, उसका वेस्टेज ना करना। कैपेबिलिटी को जो अटेन करेगा वो अपने वेलफेयर स्टेट को पाएगा। सेम एज आर्ग्यू पॉवर्टी रिजल्ट ऑफ कैपेबिलिटी फेलियर। जितना ज़्यादा फेलियर होगा कैपेबिलिटी का उतना रिजल्ट पॉवर्टी बढ़ेगा। तो पॉवर्टी और कैपेबिलिटी में इन्वर्स रिलेशनशिप की बात करी इन्होंने कि जितना ज़्यादा आप कैपेबिलिटी बढ़ाओगे उतना पॉवर्टी कम होगा, जितना ज़्यादा आप कैपेबिलिटी का यूज़ नहीं करोगे, आपकी रिसोर्सेज का यूज़ नहीं करोगे, उतना पॉवर्टी इंक्रीज़ होगा। और कैपेबिलिटी बढ़ेगी तो पॉवर्टी डिक्रीज़ होगा। सो इन्होंने
सबसे इम्पॉर्टेंट इस बात को बताया है कि अगर हम कैपेबिलिटी के डिमेंशन को, यानी कि जो जो हमारे वेलफेयर के लिए चीज़ें आई है हमारे पास है, चाहे वो कमोडिटीज़ के रूप में हो, चाहे वो सर्विसेज के रूप में हो, चाहे वो रिसोर्सेज के रूप में हो, अगर उनसे हम अपना वेलफेयर नहीं करेंगे तो हमारा डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। इस चीज़ के ऊपर इन्होंने ज़्यादा जोर दिया है। इस आइडिया इन इस एरिया कंटिन्यूसली इवॉल्विंग, फर्दर ब्रेक में बी एक्सपेक्टेड। इसलिए इन्होंने इन एरिया में काम करने के लिए ज़्यादातर बात को बताया है। कैपेबिलिटी डेवलपमेंट इन्वॉल्व कॉस्ट ऑफ टू सोसाइटी थ्रू बेनिफिट में बी एक्सीड द कॉस्ट इफ कैपेबिलिटी इज डीम्ड एज मेजर ऑफ सरप्लस इन ह्यूमन बीइंग, क्लासिकल इकोनॉमिक एनालिसिस बीइंग अप्लाइड टू इट। इसलिए इन्होंने कैपेबिलिटी डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में बात करी है, सोसाइटी को बेनिफिट उठाने की बात करी है और सोसाइटी को डेवलपमेंट करने की बात करी है, और क्लासिकल इकोनॉमिक अप्रोच को भी इन्होंने सपोर्ट करा है। उसके बाद इन्होंने बात करी है एंटाइटलमेंट की। एंटाइटलमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे वो चीज़ें मिलना, आपके राइट्स जो आपको स्टेट से मिलते हैं और आपको अच्छी फैसिलिटी, ये सारे एंटाइटलमेंट आइटम्स होते हैं। जैसे फूड सप्लाई अच्छी होनी चाहिए, हेल्थ केयर अच्छी होनी चाहिए, ये हमें ज़्यादातर स्टेट देती है, तो इनके द्वारा दिए गए चीज़ों का प्रॉपर यूज़ करना। इसका एक एग्जांपल दे रखा है, जैसे ओल्ड एज लोगों को पेंशन मिलना, ये एक उनका एंटाइटलमेंट है। तो ये यूएस के अंदर एग्जांपल दे रखा है कि एक एनफोर्सिएबल राइट है यूएस के अंदर कि ओल्ड एज पेंशन मिलना, और इन्होंने लोगों ने स्टेट के ऊपर भी ये राइट के लिए फोर्स करा था कि यूएस के अंदर ओल्ड जो एज पेंशन है वो उन सारे लोगों को मिले जो कि ओल्ड एज क्राइटेरिया में आते हैं। द कंसेप्ट ऑफ एंटाइटलमेंट इन द United States refer to the legally enforceable right against the state like those of old age pensions, same as included। जैसे यूएसए के अंदर है, इसी तरीके से इंडिया के अंदर भी इन्होंने कंसिडर करी है एंटाइटलमेंट आइटम को लेकर। न्यूट्रिशियस फूड मिलना चाहिए, मेडिकल हेल्थ फैसिलिटी, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट, सिक्योरिटी ऑफ फूड सप्लाई, ये सारी चीज़ें जब फेमाइन हो उस समय तो मिलनी ही चाहिए, कंसिडर कंपलसरी रूप में। तो इस चीज़ के ऊपर उन्होंने बात बताया। और जब जब एंटरटेनमेंट चीज़ों की कमी होती है तब तब फेमाइन आता है। इस चीज़ को भी इन्होंने बताया कि एंटरटेनमेंट की चीज़ें मिलनी चाहिए, अगर ये चीज़ें नहीं मिलेगी तो फेमाइन क्रिएट होगा, भुखमरी क्रिएट होगी, महामारी आएगी और कंट्री के अंदर लोगों की डेथ भी होगी इस कारण से। तो ये एक इन्होंने पॉइंट बता रखा है। एंटाइटलमेंट के अंदर इन्होंने वर्क को भी इंक्लूड कर रखा है, रीज़नेबल वेजेस की भी बात करी गई है कि लेबर को रीज़नेबल वेज, अच्छा वर्क मिलना चाहिए और एम्प्लॉय को भी सही सैलरी और प्रॉपरली वर्किंग कंडीशन अच्छी मिलनी चाहिए जिसमें वो काम कर सके। Sen has vigorously asserted that expansion of market is among the instruments that can help to promote human capabilities and gave imperative need for रैपिड एलिमिनेशन ऑफ एंडेमिक डेप्रिवेशन। इसी चीज़ के बारे में बात कर रखी है कि एंटाइटलमेंट चीज़ों का एक एक्सपेंशन होना चाहिए जिससे ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ बढ़ती है। दूसरी बात इन्होंने बता रखा है कि अगर ये चीज़ें होगी तो डेप्रिवेशन या एंडेमिक के टाइम या फिर पॉवर्टी जो जैसी चीज़ है वो चीज़ यहाँ पे ख़त्म होगी और एलिमिनेट होगी। देयर आर मेजर गेन्स to be made in globalization, but if a country has globalization at highest possible speed and pay no attention to lack of social opportunity, illiteracy and lack of health care, it was creating problem for itself। इस चीज़ के ऊपर इन्होंने बता रखा है कि ग्लोबलाइजेशन जैसी चीज़ें भी अच्छी बढ़नी चाहिए और ग्लोबलाइजेशन के साथ साथ कंट्री के अंदर एक सोशल अपॉर्चुनिटी की जो कमी है, लैक ऑफ सोशल अपॉर्चुनिटी, इलिटरेसी, लैक ऑफ हेल्थ केयर, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए और डेवलपमेंट होना चाहिए कंट्री के लोगों का। चॉइस ऑफ टेक्निक के ऊपर इन्होंने बात करी है। सेन एज चॉइस ऑफ टेक्निक वॉज रिसर्च ऑफ वर्क वेयर ही आर्ग्यूड एट लेबर सरप्लस इकोनॉमी। चॉइस ऑफ टेक्निक में इन्होंने बता रखा है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन टाइम के साथ साथ बदलता है, तो टेक्निक भी जो है रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज़ करना, एम्प्लॉयमेंट एक्सपेंशन की, वो भी टाइम के साथ बदलनी चाहिए। इसलिए इन्होंने रिसर्च वर्क में लेबर सरप्लस इकोनॉमी के
लिए इन्होंने आर्ग्यू दिया है और इन्होंने बताया कि अगर लेबर सरप्लस इकोनॉमी को बढ़ाना है तो आपको लेबर इंटेंसिव टेक्निक से कन्वर्ट होकर आपको कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक के ऊपर आना पड़ेगा। अगर आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में आते हो यानी कि मोर यूज़ ऑफ कैपिटल देन लेबर, तो इंडिया जैसी कंट्री जो डेवलपिंग है वो डेवलप कंट्री में धीरे धीरे तेज़ी से बढ़ेगी। ये एक एक्सपेंशन में इनको हेल्प करेगा इंडिया को कि एक तरीके से कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक कंट्री को, डेवलपिंग कंट्री को आगे बढ़ाने में हेल्प करेगा, क्योंकि लेबर इंटेंसिव टेक्निक में लेबर का ज़्यादा यूज़ होता है कैपिटल से। और हमने बात करी कि लेबर का जो टाइम है, ज़्यादा लेबर और कम कैपिटल यानी कि कम मशीन का यूज़ और लेबर का ज़्यादा यूज़, ये वर्क को थोड़ा स्लो करता है, वर्किंग कंडीशंस को ईजी तो बनाता है लेकिन वर्किंग कंडीशन में एफिशिएंसी नहीं लेकर आता, टाइम पे वर्क नहीं हो पाता और इफ़ेक्टिव भी नहीं रहता जितना मशीन रहता है कंपैरिजन टू मशीन। अगर लेबर की बात की जाए तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक इतना इफेक्टिव नहीं रहता आज के टाइम में, इसलिए इन्होंने कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक की अडॉप्शन की बात कर रखी है, जैसे कि यूएसए के अंदर और बड़ी बड़ी डेवलप्ड कंट्री के अंदर होता है। चॉइस ऑफ टेक्निक में कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक के बारे में इन्होंने बता रखा है कि अगर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का हम यूज़ करेंगे तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ करने का फ़ायदा होगा कि हमारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, वर्क जल्दी होगा, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी आएगी प्रोडक्शन में, और कंट्री में तेज़ी से प्रोडक्शन होगा, सप्लाई बढ़ेगी और डिमांड फुलफ़िल होगी। जैसे जैसे डिमांड फुलफ़िल होगी कंजम्पशन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीज़ें एक साथ बढ़ेगी। तो एक कंट्री के ग्रोथ के लिए इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है। The scope of expansion of employment opportunities more in capital based project compared labor based। इसीलिए इन्होंने कैपिटल बेस्ड प्रोजेक्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है बजाय लेबर के, क्योंकि कैपिटल एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जो ग्रोथ करने में हेल्प करता है। तो बेसिकली हमने इस वीडियो में आज बात करी हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट, इकोनॉमिक आइडियाज़ ऑफ अमर्त्य सेन के बारे में, जिसमें हमने पॉवर्टी फेमाइन के बारे में बात करा। उसके बाद हमने बात करी उनके सेकंड आइडिया पॉवर्टी एंड इनइक्वलिटी के बारे में। फिर हमने बात करी इनके कंसेप्ट ऑफ कैपेबिलिटी के बारे में कि हर पर्सन को अपनी कैपेबिलिटी बढ़ानी चाहिए, प्रॉपर्ली यूज़ करना चाहिए अलग अलग कैपेसिटीज़ का, अलग अलग इन्वायरमेंट के रिसोर्सेज का, अपनी फ्रीडम को लेके, जिससे वो अपना वेलफेयर कर सके। और हमने एंटाइटलमेंट की बात करी, एंटाइटलमेंट आइटम्स की बात करी, जैसे यूएसए का एग्जांपल लेके इन्होंने बताया था। इस तरीके से प्रॉपर्ली ये चीज़ें फेमाइन को ख़त्म करती है और पॉवर्टी को एलिमिनेट करती है। चॉइस ऑफ टेक्निक के बारे में हमने बात करा कि चॉइस ऑफ टेक्निक में कैपिटल बेस्ड प्रोजेक्ट टेक्निक का यूज़ लेबर के जगह बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली हमने इस वीडियो में इनके आइडियाज़ के बारे में बात करा, जो इनके इकोनॉमिक थॉट है उनके बारे में बात करा। तो आज का जो वीडियो है हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट, इकोनॉमिक आइडियाज़ ऑफ अमर्त्य सेन, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये वीडियो। और इस वीडियो में हमने अलग अलग कंसेप्ट डिस्कस करे, आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होगी। सो थैंक्स फॉर